गर्मी में गरीब बहू की खेत वाली ठंडी रसोई। कौशल्या, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? माँ, आप तो बुआ से मिलने गई थी ना? क्या हुआ? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? बताओ ना माँ। कौशल्या अपनी ननद कुंती के घर गई थी, लेकिन जब से वो वहां से लौटी थी तब से उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बुआ सासे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, लेकिन आप और पिताजी मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। क्या जरूरत थी आपको बुआ सा की चौखट पर जाने की? आखिर समीर अपनी बुआ सा से इतना नाराज क्यों था? बुआ सा के घर में क्या हुआ था? कौशल्या इतना रो क्यों रही थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रानी, तुम्हें क्या जरूरत है चाय बनाने की? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? रानी जीन्स टॉप पहनकर मेकअप करके अपने माँ पिताजी के लिए चाय बना रही थी। वो अपने पिताजी को चाय लाकर देती है। रानी के पिता मोतीलाल सूट पहनकर अखबार पढ़ रहे थे और उनकी माँ टीवी देख रही थी। माँ, नौकर तो घर का सारा काम करते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों को अपनी हाथ की चाय पिलाना पसंद है। रानी अपने माँ पिताजी दोनों को चाय देती है, फिर अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रानी की बुआ सा उनके घर आती हैं। ननद जी, सही वक्त पर आ गई हैं आप। लीजिए चाय पीजिए, अभी अभी रानी ने बनाई है। वैसे इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? भाभी, मैं तो बड़ी आस लेकर आप लोगों के पास आई हूँ। मैंने अभी अभी केटरिंग का काम शुरू किया है, लेकिन मुझे कहीं अच्छी जगह नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो वो काफी महंगी है। और आप तो जानती हैं मेरे पति का काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुंती, तुझे हमसे क्या मदद चाहिए? भैया, आपका इतना बड़ा घर है, आपके घर में ग्राउंड फ्लोर में जो बड़ा हॉल है, क्या वो आप मुझे दे सकते हैं? मैं उसमें केटरिंग का काम शुरू करूँगी। कुंती की बात सुनकर कौशल्या और मोतीलाल दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुंती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मैं 1-2 दिन में सोच कर बताता हूँ। ठीक है भैया, आपको जितना समय लेना है आप ले लीजिए। मुझे पता है भाभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है। अगर भाभी मना करे तो आप रहने दीजिए। इतना कहकर कुंती चली जाती है। उसके जाने के बाद मोतीलाल भी खेत का काम देखने के लिए चले जाते हैं। मोतीलाल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी। बहुत सारे लोग उनके खेत में काम कर रहे थे। मोतीलाल काम करके रात में घर आते हैं और खाना खाकर सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। मोतीलाल और कौशल्या अपने बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। सुनिए जी, ननद जी ने जो कहा था उसके बारे में आपने कुछ सोचा क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तुम बताओ, तुम क्या सोच रही हो? ननद जी अभी प्रॉब्लम में है। अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही आपको मना किया है, और इससे भाई बहन के रिश्ते में भी खटास आएगी। वैसे भी तो हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा दे भी देंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं काम करता हूँ, फोन करके कुंती को बता देता हूँ। मोतीलाल फोन करके कुंती को ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा उसे देने के बारे में बता देते हैं। 2 दिन बाद कुंती कोर्ट का पेपर लेकर उनके पास आती है। भैया, आप लोग बहुत अच्छे हैं जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। इस पेपर पर भी साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा आप मुझे दे रहे हैं। मुझे फूड लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए मुझे ये पेपर्स दिखाने होंगे। मोतीलाल कुंती के हाथ से पेपर लेता है और उसे पढ़ने लगता है। क्या भैया, आप इतने ध्यान से पेपर पढ़ रहे हैं? आपको अपनी बहन पर विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। कुंती के उकसाने पर मोतीलाल बिना पेपर पढ़े ही उस पर साइन कर देता है। कुंती पेपर लेकर चली जाती है। 3 दिन के बाद कुंती पुलिस को लेकर मोतीलाल के घर आती है। वो पुलिस वालों से कहती है, देखिए ना सर, इन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। कुंती, ये सब क्या है? तुम मेरे घर को अपना घर कैसे कह सकती हो? भैया, आपने ही तो ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, भूल गए? कुंती जब ये ड्रामा कर रही थी तभी समीर घर आता है। वो कुछ काम से दूसरे शहर गया हुआ था। उसने कुंती की सारी बातें सुन ली थी। वो कुंती के हाथ से पेपर लेता है और उसे पढ़ने लगता है। पेपर पढ़ने के बाद, माँ, पिताजी, ये सब क्या है? आप सब कुछ बुआ सा के नाम कैसे कर सकते हैं? बेटा, तेरे पिताजी ने तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा तेरी बुआ सा को दिया था। उन्होंने पेपर पढ़ा भी था। पिताजी, बुआ सा ने हमारे साथ धोखा किया है। सिर्फ पहले पेज पे ग्राउंड फ्लोर वाले ट्रांसफर की बात है, जबकि बाकी पेपर में आपकी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यहाँ तक कि गहने भी उनके नाम हो गए हैं। समीर बेटा, तू तो बड़ा समझदार है। अच्छा हुआ तू घर में नहीं था, वरना तो दिक्कत हो जाती। लेकिन भैया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग मेरे घर से निकल जाइए। कुंती मोतीलाल का सब कुछ छीन लेती है।
और उन्हें थोड़े बहुत कपड़े, बर्तन, राशन देकर पुलिस वालों की मदद से घर से निकलवा देती है। कल तक जो लोग महल जैसे बड़े घर में रहते थे वो रास्ते पर आ जाते हैं। मोतीलाल, कौशल्या, रानी, समीर चारों कड़ी धूप में चल रहे थे। हमारा सब कुछ तो लुट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कौशल्या, तुम रो मत। मैंने तुम्हारे नाम जो खेत किया था वो अभी भी हमारे पास है। उसमें एक झोपड़ी है जो मैंने खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए बनवाई थी। हम वहीं चलकर रहते हैं अब। मोतीलाल अपने पूरे परिवार को लेकर खेत वाले घर में आ जाता है। वो घर बहुत छोटा था और घर के बाहर रसोई थी जो मजदूरों ने बनाई थी। वो रसोई कम, चबूतरा ज्यादा लग रहा था। चारों तरफ से बांस और ऊपर छज्जा। गर्मी और भूख से कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, आप आराम करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। रानी को एसी में रहने की आदत थी। उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गर्मी की वजह से उसके शरीर में रैशेस पड़ गए थे, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके खाना बनाती है और सभी को खाना देती है। सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे मोतीलाल और उसका परिवार उस छोटे से घर में एडजस्ट करते हैं। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। कौशल्या ने पास वाले गांव की एक लड़की से समीर की शादी तय कर दी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, तेरे भैया की शादी की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन केटरर वाले काम करने के बाद पैसों के लिए मान नहीं रहे हैं। उन्हें ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए। हम लोग क्या करें? मैंने कई लोगों से बात की है, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। अगर बुआ सा ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होता तो हमें कभी भी इतनी दिक्कत नहीं होती। मैंने सुना है बुआ सा बहुत फेमस केटरर बन गई है। अगर वो हमारी मदद कर दे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तू सही कह रही है, लेकिन अगर मैंने तेरे भैया और पिताजी से बात की तो वो कभी भी बात के लिए नहीं मानेंगे। मैं खुद जाकर तेरी बुआ सा से बात करती हूँ। कौशल्या कड़ी धूप में पैदल पसीने में तरबतर होकर अपने पुराने घर जाती है और देखती है कि ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं। वो घर के अंदर जाती है। भाभी, आप यहाँ? कुंती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम लोग समीर की शादी करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी केटरर बकाया में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरे बेटे की शादी में खाना बनवा दोगी? मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। भाभी, आप पागल हो गई है क्या? मैं सिर्फ अमीर लोगों की शादियों में ही खाना बनवाती हूँ। अगर मैं आप जैसे गरीब भिखारियों के बेटे की शादी में खाना बनवाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा मत करो कुंती, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है। निकल जाइए मेरे घर से। कुंती कौशल्या की काफी बेइज्जती करती है और अपने लोगों को बुलाकर कौशल्या को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। इतनी बेइज्जती होने की वजह से कौशल्या घर आकर रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसके परिवार वाले परेशान होते हैं। समीर को जब पता चलता है कि कौशल्या कुंती के घर गई थी तो वो बहुत गुस्सा करता है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बुआ सास से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, लेकिन आप और पिताजी मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। क्या जरूरत थी आपको बुआ सा की चौखट पर जाने की? अब हम लोग क्या करेंगे? समीर की शादी कैसे करवाएंगे? हम लोग अपने बेटे की शादी मंदिर में करवा देंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कौशल्या मोतीलाल की बात मान जाती है और कुछ दिन के बाद मंदिर में समीर और माया की शादी हो जाती है। समीर माया को लेकर अपने घर आता है। कौशल्या माया का गृह प्रवेश करवाती है। बेटा, थोड़ी देर में गांव की औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए आती होगी। हे भगवान, पता नहीं मुझे कब तक शादी के जोड़े में रहना होगा। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ी देर के बाद 5 से 10 औरतें माया की मुंह दिखाई करने के लिए आती हैं। बहू, मेहमानों के लिए शरबत बनाकर ले आओ, रसोई बाहर है। कौशल्या के कहने पर जैसे ही माया बाहर जाकर रसोई को देखती है वो हैरान रह जाती है। ये रसोई है? यहाँ तो हद से ज्यादा गर्मी है। खाना बनाते बनाते कहीं मेरी जान ना निकल जाए। गर्म हवाएं सीधा चेहरे पर पड़ रही है। ये सब सोचते हुए माया मेहमानों के लिए मटके से पानी निकालकर ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाती है और सबको पीने के लिए देती है। बहू की मुंह दिखाई करके और उसे गिफ्ट देकर मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। माँ जी, रसोई तो हद से ज्यादा गर्म है। क्या आप लोग रसोई का कुछ नहीं कर सकते? माया, हमारे घर के हालात अभी ठीक नहीं हैं। तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जब हाथ में पैसे आएंगे तो मैं कुछ करूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माया अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। माया अपने ससुराल वालों के लिए भट्टी की तरह तप रही रसोई में नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और माथे से पसीना टपक रहा था। वो सबके लिए रोटी, भुजिया और सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसती है। सभी जब खाने के लिए बैठते हैं तब, अरे वाह भाभी, चटनी तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। गर्मी के दिनों में इस तरह का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ माँ जी, वैसे भी सब्जी खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी कि आज दोपहर को दाल चावल सहजन की सब्जी बना दूं।
साथ में आम की चटनी बना देना, ये खाने का स्वाद और बढ़ा देते हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। माया अपना रसोई का काम करके घर में साफ सफाई करती है और फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए खेत में जाकर टमाटर के पौधों से टमाटर, मिर्च के पौधे से मिर्च और बैगन के पौधे से बैगन तोड़ती है और सारी सब्जियों को रसोई में ले जाकर धोकर खाना बनाना शुरू करती है। दोपहर का समय था, धूप बिल्कुल सिर पर थी। हाय राम, कितनी गर्मी लग रही है। इस छज्जे की वजह से धूप सीधे पड़ रही है, लेकिन तीन तरफ से रसोई खुली होने की वजह से ये जो लू चल रही है उसमें बैठकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। गर्मी की वजह से माया की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करती है, लेकिन वहाँ भी उसे काफी गर्मी लगती है। इस घर में कहीं भी दो पल का आराम ही नहीं है। रसोई भट्टी की तरह तपती है और घर तो लग रहा है जैसे ज्वालामुखी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इतनी गर्मी में तो आराम करना मुश्किल है। चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। ये सोचकर माया बेड पर बैठकर सारे घर वालों के धुले हुए कपड़े तह करने लगती है। दोपहर को जब सब खुली रसोई में खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, क्या माया, तुमने सब्जी ढककर नहीं रखी थी क्या? ये सब्जी कितनी किरकिर कर रही है। मैंने तो सब्जी को ढककर ही रखा था, लेकिन क्या करूं, हमारी रसोई खुली है तो शायद हवा की वजह से सब्जी में मिट्टी चली गई होगी। मैं तो अपनी तरफ से काफी ढककर खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। समीर, शिकायत करना बंद कर और जो है वो चुपचाप खा ले। पता नहीं तेरे पिताजी की क्या मति मारी गई थी जो वो अपनी बहन की मदद करने गए। अगर उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया होता तो आज हम लोग इतनी गर्मी में बैठकर खाना नहीं खा रहे होते। भगवान, ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैंने जो भी किया था तुमसे पूछ कर ही किया था। तुमने हाँ कहा था तभी तो वो पेपर मैंने साइन किए थे। अगर तुम्हें उस औरत की चालाकी के बारे में पहले से ही पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और क्यों गई थी तुम समीर की शादी के टाइम उससे मदद मांगने? इस तरह खाना खाते हुए कौशल्या और मोतीलाल एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर, इतनी गर्मी में आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे पर इल्जाम डालने में क्या हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी? क्या हमें अपना ठंडा घर वापस मिल जाएगा? माँ, क्या आपको अपनी ठंडी रसोई वापस मिल जाएगी? नहीं ना? तो बस कीजिए। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? बहू, तू अपना काम कर, ज्यादा हमारी बातों में कान मत लगा। तूने सुना नहीं तेरे पति ने क्या कहा? पिछली बातों को उठाने का कोई फायदा नहीं है। कौशल्या माया को डांटकर चुप करवा देती है और फिर सभी खाना खाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रानी रसोई में रुकती है। भाभी, माँ की बातों को आप दिल से मत लगाना, वो परेशान है। आपको पता है, पहले हमारा भी बहुत बड़ा घर था और ठंडी रसोई थी। हम लोग अपने बड़े से डाइनिंग टेबल में एसी के सामने बैठकर खाना खाते थे, लेकिन बुआ सा ने धोखे से हमसे हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और तब से हमें इस घर में जाकर रहना पड़ रहा है। रानी माया को अपने बड़े से घर के बारे में और बुआ सा के धोखे के बारे में सब कुछ बताती है। सब कुछ बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन माया उसे संभालती है। क्या? इतना बड़ा धोखा? आजकल किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, समझ ही नहीं आता है। अक्सर हमारे अपने ही पीठ पर खंजर भोंकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो रानी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन कैसे भाभी? मुश्किलों के आगे कभी हारना मत रानी। चलो, बहुत बातें हो गई, तुम जाकर अपनी सिलाई का काम पूरा करो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। माया के कहने पर रानी सिलाई करने के लिए चली जाती है और वहीं माया बाल्टी लेकर खेत के ट्यूबवेल से पानी लाकर रसोई के बाहर एक साइड में पसीने से भीगी हुई धूप में बैठकर बर्तन धोती है। तभी समीर उसके पास आता है। अरे माया, तुम इतनी धूप में बैठकर बर्तन क्यों धो रही हो? थोड़ी देर रुक जाती ना, शाम को धो लेती बर्तन। अरे कोई बात नहीं जी, सारे बर्तन धुल गए हैं। आप तो काम से बाहर गए थे ना, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? जमींदार जी के खेत में आज काम जल्दी खत्म हो गया। माया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ देर में शाम हो जाएगी तो गर्मी कम होगी। मैं तुम्हें हमारा गांव घुमा कर लाता हूँ। वैसे भी जब से तुम शादी करके घर में आई हो तब से मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं गया। अच्छा ठीक है जी। माया सारे बर्तन धोकर रसोई में रख देती है और कमरे में जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर वो समीर के साथ साइकिल पर बैठकर गांव घूमने के लिए निकल जाती है। समीर माया को अपने गांव के हरे भरे खेत, आम के बागीचे और नदी दिखाता है। नदी के किनारे काफी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों बैठकर वहाँ भुट्टा भी खाते हैं। भुट्टा खाने के बाद, तो माया बताओ, मेरा गांव तुम्हें कैसा लगा? आपका गांव तो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ घूमकर। तो चलो चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर चलता हूँ। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो पता चल जाएगा। समीर माया को एक बूढ़ी औरत के घर ले जाता है, जिनका घर मिट्टी का था और उसमें पुआल का छज्जा लगा हुआ था। समीर और माया दोनों घर के अंदर जाते हैं। विमला चाची,
दरवाजा खोल कर देखिए, मैं किसे लेकर आया हूँ। समीर की आवाज सुनकर विमला दरवाजा खोलती है और देखती है कि समीर अपने साथ एक लड़की को लेकर आया है। समीर बेटा, तू कितने दिनों बाद आया है? तेरा दोस्त मोहन शहर क्या चला गया? तू तो मुझे ही भूल गया। अरे नहीं चाची, वो कुछ दिनों पहले ही मेरी शादी हुई है ना, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन देखिए मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ये है मेरी पत्नी माया। माया विमला के पैर छूती है। अरे जुग जुग जियो बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। विमला समीर और माया को बैठने के लिए कुर्सी देती है और खुद रसोई में जाकर शरबत बनाने लगती है। माया विमला के घर को अच्छे से देखती है। विमला चाची का घर तो कितना ठंडा है। उनके तो घर के अंदर चूल्हा है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही। अगर मैं भी मिट्टी से इस तरह की अपनी रसोई बनाऊं तो वो भी ठंडी रहेगी। माया ये सब सोच ही रही थी कि तभी विमला आम का मीठा शरबत बनाकर समीर और माया को देती है। समीर और माया दोनों शरबत पीते हैं। अरे वाह चाची, आप अभी भी आम का कितना टेस्टी शरबत बनाती हैं। इतनी गर्मी में ये ठंडा शरबत पीकर शरीर के साथ साथ मन को भी सुकून मिल रहा है। आपने तो बचपन की याद ताजा कर दी। मुझे याद है, बचपन में मैं तुम्हें और मोहन को ऐसे ही आम का शरबत बनाकर पीने के लिए देती थी। इस तरह विमला समीर से थोड़ी बातें करती है और फिर समीर और माया दोनों विमला को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में समीर साइकिल चला रहा था और माया साइकिल के पीछे बैठकर कहती है, समीर जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे आप बाहर घुमाने के लिए ले आए। आपकी वजह से आज मुझे इतना अच्छा आइडिया आया है। अब आप समझिए कि हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी परेशानी? वो तो आपको कल ही पता चलेगा। माया समीर के साथ घर जाती है। अपने घर जाते जाते देरी हो जाती है। रानी ने पहले ही रात का खाना बना लिया था, तो माया सभी के साथ खाना खाती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह माया 4 बजे उठती है और वो नदी किनारे जाती है। वो तसले में ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है। मिट्टी लाने में माया की हालत खराब हो गई थी। हाय राम जी, मिट्टी लाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। पता नहीं मैं ठंडी रसोई कैसे बनाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे हार भी नहीं मानूंगी। अगर मैंने एक बार अपनी ठंडी रसोई बना ली तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सब सोचते हुए माया पास के तबेले में जाती है और वहां से गोबर और भूसा लेकर आती है। वो मिट्टी में गोबर और भूसा मिलाती है। ये सब करते हुए माया के कपड़े गंदे हो गए थे और हाथ पैर में मिट्टी और गोबर लग गया था। फिर उसे देखकर खेत में काम कर रहे लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे हरिया देख, मोतीलाल की नई बहू गोबर और मिट्टी के साथ खेल रही है। बेचारी गर्मी में खाना बनाकर परेशान हो गई है। मुझे तो लगता है ये लड़की ज्यादा दिन घर में नहीं टिकने वाली। वैसे भी खेत वाली रसोई में खाना बनाने में अच्छों की हवा निकल जाती है। माधव और हरिया की बातें माया के कानों में जा रही थीं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती। सुबह हो गई थी। सूरज सर पर चढ़ गया था। गर्मी की वजह से उसे पसीना आ रहा था। घर वाले उठ गए थे। जब सभी घर वाले बाहर आते हैं तब, बहू, ये सब तो क्या कर रही है और तूने अपना ये क्या हाल बना रखा? माँ जी, मैं हमारे लिए ठंडी रसोई बना रही हूँ। क्या सच में इस तरह से ठंडी रसोई बन सकती है? हाँ माँ जी, मैं मिट्टी की दीवार बनाऊंगी और पुआल और बांस को बांधकर उसे छज्जा बनाऊंगी। फिर तो भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। बताइए मुझे क्या करना है? बहू, तुझे जो सही लगता है कर। मुझे पता है तू जो करेगी अच्छा करेगी। तू रसोई बना, मैं जाकर आज खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ जी। रानी, तुम एक काम करो, बांस के बागान में जाकर बांस और बंसी काका के खेत से पुआल लेकर आओ। कौशल्या रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। माया के कहने पर रानी बांस और पुआल लेने के लिए चली जाती हैं। माया मिट्टी, गोबर और भूसा मिलाकर उसे दीवार खड़ी करती है कि इतनी देर में रानी बांस और पुआल लेकर आ जाती है। भाभी, पता नहीं इतनी गर्मी में आप इतनी देर से काम कैसे कर रही हैं? ये सामान लाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। रानी, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। उफ उफ गर्मी, हाय हाय, गर्मी करने का मन तो मुझे भी कर रहा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द अपनी ठंडी रसोई बनाना चाहती हूँ। भाभी, आपका जोश देखकर तो मुझ में भी जोश आ गया है। आप रसोई की दीवार बनाओ, मैं बांस और पुआल को बुनकर उससे छज्जा तैयार करती हूँ। रानी और माया दोनों बातें कर रही थी कि तभी कौशल्या दोनों के लिए आम पन्ना लेकर आती है। तुम दोनों सुबह से धूप में काम कर रही हो, ये आम पन्ना पियो, कहीं तुम्हें लू ना लग जाए। रानी और माया दोनों आम पन्ना पीती हैं। अच्छा हो माँ जी, आपने आम पन्ना बना दिया। काफी गर्मी लग रही थी, लेकिन इसे पीने के बाद काफी ठंडक महसूस हो रही है। रानी, अगर तुमने शरबत पी लिया हो तो अब जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। रानी छज्जा बनाने लगती है और माया रसोई की दीवार बनाती है। वो अपनी रसोई को गोल स्ट्रक्चर देती हैं और अपनी रसोई में एक बड़ी सी खिड़की और रोशनदान बनाती हैं। साथ में वो दीवारों पर मिट्टी के खांचे बनाती हैं ताकि उसमें बर्तन और मसाले के डब्बे रख सकें। माया रसोई की दीवार तैयार कर देती है
और रानी छज्जा बना देती है। फिर दोनों ननद भाभी मिलकर छज्जे को रसोई में लगा देती हैं और उनकी ठंडी रसोई बन जाती है। रानी जब रसोई के अंदर आती है तब वाह भाभी, आपने तो कितनी सुंदर रसोई बनाई है। मुझे मधुबनी पेंटिंग आती है। कल मैं रसोई की दीवार पर पेंटिंग कर दूंगी, इससे हमारी रसोई और सुंदर लगेगी। रानी, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं कुछ सोच रही थी कि जिस तरह हमने ये ठंडी रसोई बनाई है, वैसे ही अगर हम लोग खाना खाने के लिए भी मिट्टी की ही बैठने वाली जगह बना दे, जब मेहमान आएंगे तो उन्हें खाना खिलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। भाभी, आपका आइडिया तो अच्छा है। कल मैं और आप सुबह सुबह मिट्टी लेने चलेंगे और फिर बांस पुआल लाकर बैठक की भी जगह बनाएंगे। रानी और माया काम खत्म करके नहाती हैं। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानी और माया दोनों मिलकर नदी के किनारे जाती हैं। वहां से मिट्टी लेकर आती हैं। फिर दोनों पास के तबेले में जाकर गोबर और भूसा लेकर आती हैं। उसके बाद दोनों बांस के बागान से बांस और पुआल लेकर आती हैं। रानी, मैं सोच रही थी कि हमें अपने बैठक को खुला रखना चाहिए। हम लोग दो तरफ की दीवार बनाएंगे और बैठक को लंबा रखेंगे, ताकि खेत में जब हवा चले तो ठंडक बनी रहे। भाभी, आपका आइडिया तो अच्छा है, चलिए बनाते हैं। माया दीवार बनाती है और रानी छज्जा बनाती है। दो तरफ से खुले होने की वजह से उनका बैठक जल्दी बन जाता है। रानी, तुम्हारी वजह से मैं इतनी जल्दी सब कुछ कर पाई हूँ। अब मैं घर वालों को अपने खेत वाली ठंडी रसोई का खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। भाभी, आप खाना बनाओ, तब तक मैं दीवारों पर पेंटिंग करती हूँ। माया खेत में जाती है और आम के पेड़ से आम और लौकी के बेल पत्ते तोड़कर लाती है। माया लौकी के बेल और उसके पत्तों को सीढ़ी से चढ़ाकर छत पर फैला देती है। भाभी, रसोई की छत में लौकी के बेल क्यों लगा रही हो? लौकी के बेल और पत्तों की वजह से छज्जा जल्दी गर्म नहीं होगा और रसोई ठंडी रहेगी। बेल लगाने के बाद माया अपनी पुरानी रसोई से चूल्हा उठाकर नई रसोई में रखती है और सारे मसाले बर्तन लाकर अपनी ठंडी रसोई में सजा देती है। फिर वो चूल्हे पर आम की खट्टी मीठी सब्जी और रोटी बनाती है। इस रसोई में खाना बनाने में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। पहले तो खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती थी। माया ये सब सोचते हुए खाना बना रही थी कि तभी बाहर से गर्म हवा अंदर आती है। मैंने तो ये खिड़की घुटन से बचने के लिए बनाई थी, लेकिन इससे तो गर्म हवा आ रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। माया ये सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर जूट की बोरी पर जाती है। वो जूट की बोरी को पानी में भिगोकर खिड़की पर टांग देती है, जिससे अब खिड़की से ठंडी हवा आने लगती है। माया ठंडी हवा का मजा लेते हुए अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है और बैठक में चटाई बिछाती है। और माया खाना परोसती है और खाना खाने के बाद, आहा, बहू, ये आम की खट्टी मीठी सब्जी, खीरे का रायता कितना स्वादिष्ट लग रहा है और इस बैठक में बैठकर खाने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। वरना तो पहले उस छोटी सी गर्म रसोई में खाना खाने में तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। हाँ बहू, आज तेरी वजह से हम लोग इतना सुकून से खाना खा पा रहे हैं, जैसे पहले अपने पुराने घर में खाया करते थे। माया अपने ससुराल वालों को बिना गर्मी के सुकून से खाना खाते देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माया आए दिन अपने ससुराल वालों को अपनी ठंडी रसोई का ठंडा ठंडा खाना खिलाती है। कभी वो उन्हें मिट्टी के बर्तन में दही जमाकर दही रोटी खिलाती, तो कभी वो दही डालकर लौकी का रायता बनाती। एक दिन जब दोपहर को सभी लोग खाना खा रहे थे तब, बहू, आजकल तू अपनी ठंडी रसोई में हर दिन हमें कितना ठंडा खाना खिलाती है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमें दोबारा कभी ठंडी रसोई का सुख मिलेगा, लेकिन तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है और अब तो खाना भी खराब नहीं होता है। माँ जी, मैं सीधे खेत से सब्जी तोड़कर खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के बाद उसे एक जगह मिट्टी में पानी डालकर मैं उसके ऊपर खाना रखती हूँ, तो खाना ठंडा रहता है। कौशल्या, पिछले जन्म में हमने कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। अपने ससुर के मुंह से तारीफ सुनकर माया को बड़ी खुशी होती है। रसोई ठंडी बन जाने की वजह से माया और उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे, लेकिन वहीं कुंती का बुरा हाल था। कुंती मोतीलाल के घर के नीचे वाले हॉल कारीगरों से बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनवा रही थी। तुम लोग इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज एमएलए की बेटी की हल्दी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैडम, एसी तो कल से ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप बिजी थी। ऐसे तो खाना खराब हो जाएगा। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर तुमने जल्दी काम नहीं किया तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। कुंती सबको डराकर उनसे जल्दी काम करवाती है और सारा खाना गाड़ी में लोड करवाकर एमएलए के घर लेकर जाती है। शादी के घर में जब मेहमान खाना खाने आते हैं तब, छी, एमएलए साहब ने कितना बेकार खाना बनवाया है। दाल तो महक रही है। हाँ, और ये फ्राइड राइस भी अजीब सा लग रहा है, जैसे खराब होने वाला है। बहुत से मेहमान खाने की काफी बुराई करते हैं। जब ये बात एमएलए को पता चलती है तो वो दाना पानी लेकर कुंती पर चढ़ जाता है। कुंती, तुमने ये कैसा खाना बनाया है?
तुम्हें अपने करियर की चिंता नहीं है क्या? अगर मेरी बेटी की शादी में कोई अड़चन आई तो मैं तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दूंगा। तुम जिंदा नहीं बचोगी, समझी? मुझे माफ कर दीजिए सर, वो हमारा एसी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए गलती हो गई। कुंती, एक और गलती और उसकी सजा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। एमएलए कुंती को काफी डराता धमकाता है। कुंती जब अपने घर आती है तो देखती है कि हॉल में आग लगी है और कारीगर आग बुझा रहे हैं। मैडम, एसी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से हॉल में आग लग गई। अच्छा हुआ कि सारे सिलेंडर हमने पहले ही बाहर कर दिए थे, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? चंदू, तुम जल्दी से किसी बड़े हॉल का जुगाड़ करो। परसों एमएलए की बेटी की शादी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो हमें जान से मार देगा। कुंती के कहने पर चंदू कई मैरिज हॉल में बात करता है, लेकिन सारे मैरिज हॉल बुक थे। मैडम, हमें खाना बनाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, और अगर हमें मिल रही है तो वो बहुत छोटी है, उसमें गर्मी बहुत है तो खाना खराब हो सकता है। चंदू की बात सुनकर कुंती बहुत निराश हो जाती है। डर के मारे कुंती का बुरा हाल हो जाता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एमएलए मुझे मरवा देगा। हे भगवान, मुझे बचा लो। ये सब सोचते हुए कुंती जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाती है तो दीवार पर उसे अपनी और अपने भाई की फोटो दिखाई देती है। भैया, शायद अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है उनकी बहू ने ठंडी रसोई बनाई है, मुझे उनसे जाकर बात करनी चाहिए। ये सब सोचकर कुंती उसी वक्त मोतीलाल के खेत वाले घर पर जाती है। कुंती, तू यहाँ क्यों आई है? अब क्या चाहिए तुझे? हमारा सब कुछ छीन कर भी तेरा मन नहीं भरा क्या? अब क्या लेने आई है? भैया, मेरी जान खतरे में है, आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है आपकी बहू ने ठंडी रसोई बनाई है, अगर आप मुझे अपनी ठंडी रसोई में एमएलए की बेटी का शादी का खाना बनाने दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई थी तब तो तुमने अपने आदमियों से बोलकर मुझे बाहर फेंकवा दिया था, और अब तुम हमसे मदद मांगने आई हो? निकल जाओ यहाँ से, हम लोग तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। माँ जी, बुआसा की जान खतरे में है, मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहू। कुंती, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ये आखिरी बार है। हाँ, इसके बाद हमें अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। इतना कहकर कुंती अपने भैया के पास जाती है, लेकिन मोतीलाल मुंह मोड़कर अपने घर के अंदर चला जाता है। कुंती अपने आदमियों को बोलकर सारा सामान माया के खेत वाली ठंडी रसोई में मंगवा लेती है। 2-3 कारीगर मिलकर गैस चूल्हे में बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाने की डेगची को बैठक में रखते हैं। इस ठंडी रसोई में ना पंखा है ना एसी, लेकिन फिर भी ये कितनी ठंडी है, मेरा खाना खराब नहीं होगा। कुंती के कारीगर सारा खाना टाइम पर बनाते हैं और फिर वो लोग खाने को गाड़ी में लोड करके एमएलए की बेटी की शादी में ले जाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और उन्हें खाना बहुत पसंद आता है। एमएलए साहब ने शादी का खाना तो बहुत ही टेस्टी बनवाया है, मजा आ गया खाकर। शायद हल्दी के दिन गर्मी बहुत थी, इसीलिए खाना खट्टा हो गया होगा। मालती की तरह सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। एमएलए की बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के अच्छे से हो जाती है। शादी खत्म होने के बाद, कुंती, तुमने अच्छा काम किया है, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। अब तुम्हें और भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। एमएलए की बात सुनकर कुंती मुस्कुरा देती है और सीधे मोतीलाल के घर आती है। भैया, ये पैसे आप रख लीजिए। अगर आप लोगों ने मुझे अपनी ठंडी रसोई इस्तेमाल करने नहीं दी होती तो शायद आज मैं आपके सामने जिंदा भी नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए भैया, और मुझे अपना लीजिए। कुंती, हमने तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की थी। ये पैसे लो और चली जाओ यहाँ से। भैया, मुझे पता था आप पैसे नहीं लेंगे, लेकिन अपने घर के पेपर तो ले लीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दी है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाभी। समीर बेटा, लो ये पेपर पढ़ो। समीर पेपर पढ़ता है। माँ, बुआ सास सही कह रही हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ हमें दे दिया है। कुंती समीर को पेपर देकर उनके घर से चली जाती है। माया और उसके ससुराल वाले अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं। माया अपने एसी वाले किचन में आराम से खाना बनाती है और उसके घर वाले भी पुराने घर में आकर बहुत खुश होते हैं।